नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज एक नई कहानी लेकर के हम फिर से हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है भाभी। जैसी करनी वैसी भरनी, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अरे सारा दिन पड़ी खाती रहती हो, कुछ काम धंधा तो है नहीं तुम्हें, भाभी सुजाता ने अपनी ननद ज्योति से कहा, जो बुखार में तप रही थी और दोपहर में सारा काम हो जाने के बाद आ करके अपने कमरे में लेट गई थी। उसका कसूर बस इतना था कि उसने आज पिंटू को नहला धुला करके तैयार नहीं किया था। पिंटू भाभी का 2 साल का बेटा था। सारे घर का काम करने के बाद पिंटू की जिम्मेदारी भी ज्योति पर ही थी। उसे नहलाना, तैयार करना, उसके लिए अलग से खिचड़ी, दलिया या जो वो पसंद करता बनाना, उसे खिलाना सुलाना, सब ज्योति की जिम्मेदारी थी। पिंटू भी ज्योति से बहुत घुल मिल गया था। वह भी ज्योति के बिना किसी और से खाना पीना, नहाना सोना नहीं करता था। कारण था, पैदा होने के बाद से ही भाभी ने कभी पिंटू की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। घर के काम काज के साथ साथ सुजाता ने पिंटू की भी सारी जिम्मेदारी ज्योति पर डाल दी थी। ज्योति भी पिंटू से बहुत प्यार करती थी और उसका सारा काम खुश हो करके करती थी। मगर आज बुखार की वजह से ज्योति कमरे में आकर के लेट गई थी। उसे लेटे हुए बहुत देर भी नहीं हुई थी, फिर भी भाभी ने आकर के उसे अच्छी खासी डांट सुना दी थी। भाभी का रवैया शुरू से ही ज्योति, दीप्ति और उनकी माँ मंजू जी, जो पैरों से अपाहिज थी, उन्हें चलने फिरने के लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ती थी, के साथ अच्छा नहीं था। भैया विराट ने भाभी सुजाता से प्रेम विवाह किया था। भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे, भाभी की हर बात मानते थे। इसी बात का फायदा भाभी उठाती थी। वो ज्योति, दीप्ति और अपनी सासू माँ को परेशान करती रहती थी और उनके खिलाफ भैया के कान भी भरती रहती थी। भैया भी भाभी की बातों में आ जाते थे और भाभी के कहने से ज्योति, दीप्ति को अच्छी डांट सुनाते थे। भैया मंजू जी को भी कुछ बोलने से गुरेज नहीं करते थे। भाभी की डांट सुन करके बुखार में तपती हुई ज्योति उठी। फिर वो बहुत नरमी से बोली, भाभी मुझे थोड़ा बुखार था इसलिए मैं आ करके लेट गई थी, कहिए क्या काम है। अरे इस घर में सैकड़ों काम पड़े हैं, अगर मैं इस घर में ना हूं तो पता चले कि कोई काम ढंग से हुआ ही नहीं है। जाओ, जा करके पहले पिंटू को नहला दो, तैयार कर दो, उसके लिए कुछ बना दो, फिर तुम्हारे भैया के कपड़े प्रेस कर दो। ऑफिस में पहनने के लिए उनके पास अब प्रेस किए हुए कपड़े नहीं बचे हैं, सुजाता ने बड़ी रौबदार आवाज में कहा था। सुजाता अपने आप को अकेले घर की मालकिन समझती थी। तभी वहां व्हील चेयर पर चलती हुई मंजू जी आ गई। सुजाता बेटा, दीप्ति ने पिंटू को नहला करके तैयार कर दिया है और दीप्ति ने पिंटू को खाना भी खिला दिया है। तुम चिंता मत करो, ज्योति को थोड़ी देर आराम करने दो, वह बुखार में है। बहुत ही धीमे से प्यार की आवाज में मंजू जी ने सुजाता को कहा। हाँ हाँ, पड़े रहने दो इस महारानी को, महारानी जी को बुखार है तो उसे आराम करने दो। गुस्सा करती हुई सुजाता कमरे से बाहर निकल गई। बेटा ज्योति, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? कहो तो डॉक्टर को बता दें, मैं सालू आंटी को कह देती हूँ, वह तुम्हें पास ही के क्लिनिक पे बता करके ले आएंगी दवा। मंजू जी ने फिर अपनी बेटी ज्योति से कहा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैंने गोली ले ली है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगा, ज्योति ने कहा। तभी बाहर भाभी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दोनों माँ बेटियां कमरे से बाहर निकली। भाभी दीप्ति पर गुस्सा कर रही थी। क्या हुआ भाभी? ज्योति ने डरते डरते पूछा। अरे होना क्या है, यह सब तुम्हारी आराम तलबी का नतीजा है। देखो जरा पिंटू को कितना जोर की चोट लगी है। भाभी ने पिंटू का पैर दिखाते हुए कहा, जहां थोड़ा सा छिल गया था।
यह कैसे हो गया भाभी? ज्योति ने बैठ करके पिंटू का पैर देखते हुए कहा। अरे पूछो अपने चहेती बहन से कि क्या किया है उसने। मैंने मैंने कुछ नहीं किया है दीदी। पिंटू दौड़ रहा था, मैं उसके पीछे दौड़ रही थी और वो गिर गया। दीप्ति ने डरते डरते अपने दीदी ज्योति से कहा। तुम क्यों पिंटू के पीछे दौड़ रही थी? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके पीछे दौड़ने की? वह तो बच्चा है, साथ में तुम भी बच्चा बन जाती हो। ज्योति ने दीप्ति को डांटते हुए कहा तो मंजू जी बीच में बोल पड़ी। अरे जरा सी तो लगी है, इसमें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? सुजाता दीप्ति भी तो आखिर बच्ची ही है। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी बच्ची है और मेरा बेटा अभी बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। सुजाता ने गुस्से से कहा तो मंजू जी बोली, यह क्या बात हुई? सुजाता, हमेशा ही गुस्सा तुम्हारे नाक पर धरा रहता है, कभी तो सीधे मुंह बोल लिया करो। हाँ हाँ, मैं तो मुंहफट हूँ, मैं तो जबान लड़ाती हूँ। तुम लोग तो तीनों सती सावित्री हो। तुम तो बहुत सीधी हो, भगवान की गाय हो, कुछ बोलती ही नहीं हो। मेरे ही नसीब फूटे थे जो मैंने यहाँ शादी की। यह कह करके सुजाता पिंटू को घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगी, क्योंकि पिंटू जाने को तैयार नहीं था। वह ज्योति को देख करके पीछे पड़ रहा था कि ज्योति बुआ के पास ही जाना है, मगर सुजाता जबरन पिंटू को घसीटते हुए अपने कमरे में ले गई। माँ, आपको क्या जरूरत थी भाभी को इतना बोलने की? दीप्ति को ही थोड़ा डांट लेती। अब वह भैया से ना जाने क्या क्या कहेंगी। ज्योति ने मंजू जी से कहा। मंजू जी बेचारी क्या बोलती, चुप हो गई। वह भी मजबूर थी। पति रामनाथ जी 5 साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे और उसी हादसे की बदौलत मंजू जी अपाहिज हो गई थी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पास के ही गांव निर्मलापुर मंजू जी के मायके से आ रहे थे। तीनों ही भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए हंसी खुशी अपने माँ और पिताजी के आने का इंतजार कर रहे। ज्योति क्योंकि बड़ी थी, घर की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल लेती थी और अपनी छोटी बहन दीप्ति का भी अच्छे से ख्याल रख लिया करती थी। इसलिए मंजू जी जब मायके जाती, ज्योति दीप्ति और विराट को घर पर ही छोड़ जाती थी। वैसे भी मायका पास ही होने के कारण मंजू जी सुबह जाती और शाम तक वापस आ जाती थी। उस दिन भी मंजू जी और रामनाथ जी मंजू जी के मायके गए हुए थे और वहीं से वापस आ रहे थे। तब विराट की शादी नहीं हुई थी। वो भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, खास तौर से दीप्ति तो उसकी जान थी। ये छोटा सा परिवार एक दूसरे से प्यार करने वाला, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला, आपस में ही खुश रहने वाला था। मगर उनके नसीब में खुशी ज्यादा दिन नहीं लिखी थी। सामने से आते हुए एक बड़े ट्रक से मंजू जी और रामनाथ जी की कार टकरा गई। रामनाथ जी की वहीं मौत हो गई और मंजू जी को व्हील चेयर पर आना पड़ा। यहीं से उनकी घर की खुशियां भी खत्म हो गई। रामनाथ जी सरकारी कर्मचारी थे। रामनाथ जी की जगह विराट को उनकी नौकरी मिल गई, जिससे पैसे की तंगी तो नहीं आई, मगर घर की खुशियां छीन गई। नौकरी लगते ही विराट ने अपनी पसंद से सुजाता से शादी कर ली और सुजाता ने आते ही घर में ज्योति, दीप्ति और साथ में मंजू जी का भी जीना दूभर कर दिया। विराट ने भी इन तीनों की तरफ से आंखें बंद कर ली। जो सुजाता कहती उसे ही वो सही मान लेता। सुजाता ने घर के सारे काम काज ज्योति के सुपुर्द कर दिए और बस खुद सजने संवरने में, घूमने फिरने में लगी रहती। पड़ोसियों या रिश्तेदारों के सामने भली बन जाती। सुजाता की माँ लीला जी भी सुजाता की ही तरह थी। एक ही गांव में होने की वजह से वो भी जब तब चली आती थी और घंटों बैठ करके बेटी को ज्ञान दिया करती थी। विराट भी अपनी सासू जी का बड़ा मान सम्मान करता था। जब वो आती तो उन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देता। ज्योति से कह करके तरह तरह के डिशेस बनवाता, बाजार से मिठाई लाता। लीला जी भी अपनी बेटी और दामाद से ही खुश रहती। उन तीनों माँ बेटियों से उन्हें भी कोई मतलब नहीं रहता। ज्योति भैया के कपड़े प्रेस करने लगी। इधर तबीयत ठीक नहीं थी, हाथ काम नहीं कर रहे थे, मगर उसे ये काम भी अभी खत्म करना था। फिर शाम हो रही थी, उसे शाम का खाना भी तैयार करना था। तबीयत की वजह से उसने आज 2 ही सूट प्रेस किए ना, वो पूरे सप्ताह के कपड़े प्रेस कर देती थी। प्रेस करके कपड़ों को भैया की अलमारी में रखने गई तो उसने देखा
भाभी पिंटू को लेकर के आराम से सो रही हैं। कपड़े अलमारी में रखने के बजाय उसने टेबल पर ही रख दिए कि अलमारी खोलने बंद करने की आवाज से भाभी की नींद ना खराब हो जाए। फिर वो किचन में आ गई। सबसे पहले उसने सिंक में पड़े ढेर सारे बर्तन धोए। फिर उसने कुकर में दाल चढ़ाई और भिंडी धो करके साफ करके उनमें चीरा लगा करके मसाला भरने लगी। दाल चावल के साथ भरवा भिंडी भैया को बहुत पसंद थी। ज्योति भिंडी भर ही रही थी, तभी भाभी ने कमरे से आवाज लगाई, ज्योति मैं सो करके उठ गई हूँ, चाय ले आओ। जी भाभी अभी लाती हूँ, ज्योति ने कहा और भिंडी छोड़ करके पहले चाय बनाने लगी। पास ही के कमरे में बेड पर बैठी मंजू जी चिढ़ करके मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हैं, हाँ ज्योति तो नौकर है जो अब इसे चाय भी हाथ में ले करके जा करके देगी। ज्योति सुजाता को चाय देने के बाद मंजू जी को चाय देने उनके कमरे में गई। लो माँ चाय पियो। ज्योति ने कप मंजू की तरफ बढ़ाया। तेरे नसीब में तो सुख है ही नहीं मेरी बच्ची। देख अब इस बुखार में भी काम करना पड़ रहा है। मैं अगर ठीक होती तो तेरी ऐसी हालत कभी ना होने देती। मंजू जी ने पल्लू से आंसू साफ करते हुए कहा, माँ आप फिक्र मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ज्योति ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, सोच रही हूँ जल्दी ही तेरी शादी कर दूँ, कम से कम तुझे इस नर्क से तो छुटकारा मिले। कल ही सालू आंटी को बुलवा करके कहूंगी कि तेरे लिए कोई रिश्ता देखें। इस सुजाता से तो वो भी नहीं कह सकते हैं। मंजू जी ने फिर से आंसू साफ करते हुए कहा, माँ आप फिक्र ना ही करो, हो जाएगी शादी। चलो अब थोड़ी देर बाहर घूम लें। कह करके ज्योति ने उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया और बाहर गली में ले गई। सालू आंटी भी अपने घर के बाहर ही बैठी थी। मंजू जी व्हील चेयर चला करके उनके पास चली गई और ज्योति आ करके फिर से किचन में काम करने लगी। दीप्ति को उसने पढ़ने बैठा दिया था। दीप्ति भी माँ के साथ बाहर जाना चाहती थी, मगर ज्योति ने उसे एग्जाम करीब है कह करके बाहर जाने से मना कर दिया और उसे पढ़ने की ताकीद कर दी। खाना बना करके वो दीप्ति के पास आ करके देखने लगी कि उसने क्या पढ़ा है। वो आ करके बैठी ही थी कि मंजू जी भी आ गई। मैंने सालू आंटी को कह दिया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारा नाम लेते ही उन्हें भी उनका भांजा याद आ गया जो पढ़ाई करके अमेरिका से लौटा है और अपने बाबा का बिजनेस संभाल रहा है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी बहन से बात करेंगी। मंजू जी ने खुश हो करके ज्योति को बताया, सच में सालू जी बहुत ही अच्छी औरत हैं, हमारा भी उन्हें बहुत ख्याल है, मुझसे मिलने भी आती रहती हैं। तुम लोगों को भी कहीं जाना हो तो साथ चली जाती हैं। भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दें। मंजू जी ने सालू की तारीफ करते हुए कहा। तभी भैया भी ऑफिस से आ गए तो ज्योति भी उठ करके कमरे से बाहर आ गई। भैया को पानी देने के बाद ज्योति किचन में खाना गर्म करने लगी। भैया कपड़े चेंज कर हाथ मुंह धो करके खाना खाते थे। ज्योति पिंटू के लिए कुछ बनाया? भाभी ने नरम लहजे में पूछा, क्योंकि अब भैया आ चुके थे। भैया के सामने भाभी का लहजा चेंज हो जाता था। जी भाभी मैंने दाल चावल बनाए हैं, पिंटू भी शौक से खा लेता है। अरे तुमने आज फिर दाल चावल बना लिए? कल रात को भी तुमने दाल चावल ही बनाए थे। भाभी ने दाल चावल का सुन करके कहा। जी भाभी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, ज्योति ने थोड़ा अटक करके कहा। कोई बात नहीं, हम दाल चावल भी खा लेंगे। और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं? पीछे से आते भैया ने ज्योति की बात सुन करके कहा। जी भैया मैंने गोली ले ली थी, ज्योति ने जवाब दिया। अच्छा माँ कहाँ है? और दीप्ति? दीप्ति कहाँ है? जाओ दोनों को भी बुला करके ले आओ खाना खाने के लिए, भैया ने कहा। सुजाता आग बबूला हो गई, मगर उसने अभी चुप रहने में ही भलाई समझी। मंजू जी और दीप्ति भी आकर के खाने की टेबल पर बैठ गई। ज्योति भी पिंटू को लेकर के बैठ गई। ज्योति खुद भी खा रही थी और पिंटू को भी खिला रही थी। भैया जल्दी ही खाना खा करके अपने कमरे में चले गए। ज्योति बर्तन समेटने लगी। थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो, देख रही हो ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, भैया ने भाभी से कहा। मैं मेरे बेटे का ध्यान रखूं या घर का काम करती रहूं? देखो जरा उसके पाँव में कितनी चोट आई है और यह सब दीप्ति की वजह से हुआ है। चोट छोटी सी थी, लेकिन भाभी ने पिंटू के पैर में
पट्टी बांध दी थी ताकि चोट भी बड़ी लगे। जैसे ही विराट ने पिंटू के पैर में चोट देखी, बाहर निकल करके दीप्ति को जोर जोर से आवाज देने लगा, दीप्ति, दीप्ति इधर आओ, या क्या किया तुमने पिंटू को, चोट कैसे लगी। ज्योति भी झट से किचन से बाहर आ गई और साथ में दीप्ति और मंजू भी व्हील चेयर पर अपने कमरे से बाहर निकल आई। विराट दीप्ति को पकड़ करके पूछने लगा कि उसने कैसे पिंटू को चोट पहुंचाई। दीप्ति विराट का गुस्सा देख करके रोने लगती है और रोते रोते कहती है, भैया मैंने कुछ नहीं किया। तभी ज्योति बीच में आती है और कहती है, भैया बच्ची है, पिंटू दौड़ रहा था, वह भी उसके पीछे दौड़ रही थी, पिंटू दौड़ते दौड़ते गिर गया। बस फिर क्या था। विराट बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। सुजाता हमेशा इसी तरह करती थी, जहां भाई बहनों से थोड़ा अच्छा बोल लेता या अपनी माँ से थोड़ा बोल हंस करके बात कर लेता तो सुजाता इसी तरह किसी ना किसी बात पर भड़काना शुरू कर देती थी और विराट सुजाता की बातों को सच मान करके माँ बहनों से लड़ जाया करता था। आज भी विराट ने दीप्ति को बहुत डांटा। माँ बीच में बोली तो उन्हें भी बहुत सुनाई, सबका पूरा करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सारा दिन मेहनत करो, फिर भी सुकून नहीं है इस घर में, विराट ने कहा और अपने कमरे में चला गया, जहां सुजाता बैठ करके सारी बातें सुन करके मुस्कुरा रही थी। विराट को देख करके सुजाता ने अपनी मुस्कान को छुपाते हुए झूठा नाटक करते हुए कहा, मुझे भी यही समझ में नहीं आता है, हम लोग इन्हें कितना खुश रखते हैं, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं आने देते, फिर भी ना जाने क्यों ये घर में कलह करवाने के काम करती हैं। ओह, खा खा करके चर्बी बढ़ गई है, विराट ने गुस्से में कहा। मंजू जी जल्द से जल्द अब किसी भी तरह से ज्योति की शादी कर देना चाहती थी। उन्होंने दीप्ति से कह करके सालू आंटी को बुलाया ताकि वह उनके भांजे के बारे में पूछ सके कि तुमने बात की या नहीं की। दीप्ति ने आकर के मंजू जी को जवाब दिया, सालू आंटी अभी कहीं गई हुई हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। ज्योति ने दीप्ति को आवाज दी, दीप्ति चलो थोड़ा बाहर सब्जियां लेकर के आते हैं। दोनों बहनें सड़क पर चलती हुई पास ही खड़े सब्जी वाले के ठेलों पर से सब्जियां लेने चली गई। दीदी दीदी मुझे मटर पनीर खाना है, मटर जरूर लेना, दीप्ति ने ज्योति से कहा। हाँ हाँ ले लूंगी, पहले पहुंचने तो दो, ज्योति ने कहा। दोनों बहनें अपने रो में चल रही थी, तभी पास में गड्ढे में पानी भरा हुआ था। वहां से एक कार गड्ढे में से पानी ज्योति पर उड़ाती हुई निकल गई। ज्योति ने पीछे पलट करके गुस्से में कहा, बदतमीज, दिखता नहीं है। कार थोड़ी दूर जा करके रुक गई। कार में से एक नौजवान उतरा, गोरा लंबा हैंडसम स्मार्ट, आंखों पर चश्मा लगाए। जैसे ही वो नौजवान ज्योति के पास आया, अरे ज्योति तुम, उस नौजवान ने ज्योति को हैरत से देखते हुए कहा। ज्योति भी पहले थोड़ा हैरत से उसे गौर से देखती रही, फिर कहा, अरे महेश तुम, और कैसी हो ज्योति, तुम तो स्कूल के बाद से फिर कभी मिली ही नहीं। महेश ने कहा तो ज्योति ने कहा, फिर कभी मिलने का टाइम ही नहीं मिला। और शादी कर ली तुमने? महेश ने फिर पूछा। नहीं, फिलहाल तो नहीं की है। और तुम सुनाओ, तुमने शादी की क्या? ज्योति ने महेश के सवाल का जवाब दे करके उससे सवाल किया। नहीं, फिलहाल तो मैंने भी नहीं की है, मेरी पसंद की लड़की मुझे आज तक मिली नहीं, महेश ने जवाब दिया। और फिर ज्योति से पूछा, कहाँ रहती हो? क्या यहीं आस पास ही है घर तुम्हारा? जी हाँ, यहीं सामने जो गली दिख रही है, यहीं से आगे जा करके मेरा घर है, ज्योति ने जवाब दिया। तो महेश ने कहा, आज तो मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता हूँ। हाँ हाँ जरूर, ज्योति ने बोल तो दिया, लेकिन मन में डर भी था कि यह शायद कभी भैया भाभी को या माँ को पसंद ना आए कि महेश घर आए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर कभी तुमसे घर पर मिलता हूँ, कह करके महेश अपनी कार में आ करके बैठ गया। ज्योति के मन में एक अजीब सी खुशी थी, शायद महेश के मिलने की वजह से। दीप्ति ने पूछा कि दीदी यह कौन थे? आप इनको कैसे जानती हो? हम दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में थे, तो कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी। महेश बहुत ही अच्छा लड़का था, साफ सुथरा और सुलझा हुआ। बेवजह लड़कियों से बात करना, उनके पास बैठना वह पसंद नहीं करता था। पूरी क्लास में एक ज्योति ही थी जिससे वह बात कर लिया करता था कभी कभी, क्योंकि उसे भी ज्योति अच्छी लगती थी। ज्योति भी क्लास में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती थी, उसे भी किसी से
फालतू बातों से कोई मतलब नहीं रहता था। ज्योति की क्लास में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, रीना, जो उसके घर से थोड़ी ही दूर पर रहती थी। जब महेश क्लास में ज्योति से बात करता तो रीना ज्योति को छेड़ती थी कि जरूर कोई बात है। लेकिन जब से हायर सेकेंडरी के बाद ज्योति ने स्कूल छोड़ा, महेश से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। स्कूल छोड़ देने के बाद उसे आज पहली बार ही महेश मिला था। ज्योति और दीप्ति ने आगे बढ़ कर के सब्जियां खरीदी, लेकिन मटर उन्हें कहीं भी किसी भी ठेले पर नजर नहीं आई। तब दीप्ति ने ठोंकते हुए कहा, अब मेरे मटर पनीर की सब्जी का क्या होगा दीदी? कोई बात नहीं, मैं भैया से कह करके मंगवा लूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मटर पनीर की सब्जी तुम्हें जरूर खिलाऊंगी, ज्योति ने हंसते हुए कहा। और फिर दोनों बहनें सब्जी लेकर के घर आ गई। घर आते ही भैया सामने ही बैठे नजर आए। भैया ने घूर करके कड़कदार आवाज में ज्योति से पूछा, जिससे तुम अभी रास्ते में बात कर रही थी वह लड़का कौन था? भैया ओ और मैं स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, इसलिए कभी कभी बातचीत हो जाया करते थे। बहुत सालों बाद उसने मुझे आज देखा तो मुझसे बात कर ली। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे दोस्त का छोटा भाई तुमसे क्या बात कर रहा है? मैंने सोचा कहीं वह तुमसे मेरे बारे में तो कुछ बात नहीं कर रहा है। वह आपके दोस्त का भाई है? ज्योति ने पूछा। हाँ, मेरा दोस्त है उमेश, उसी का छोटा भाई है महेश। बहुत ही बढ़िया लड़के हैं दोनों ही, पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है। उमेश की शादी के बाद कई बार मैं कह चुका हूँ कि घर आना भाभी को लेकर के, लेकिन अभी तक उसे आने की फुर्सत नहीं मिली। शादी को 6 महीने हो गए हैं। ज्योति भैया के मुंह से उन लोगों की तारीफ सुन करके मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ज्योति किचन में खाना बनाने में लग गई, तभी उसे सालू आंटी की आवाज सुनाई दी। वह दूर से ही पुकारती हुई आ रही थी, ज्योति, ज्योति बेटा कहाँ हो? ज्योति तुरंत बाहर निकली और कहा, हाँ आंटी जी आइए। अरे मंजू जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। जी माँ अपने कमरे में हैं, आप चली जाइए उधर ही। सालू जी मंजू जी के कमरे में चली गई। तुमने बुलाया था मंजू? सालू जी ने मंजू जी से कहा। हाँ सालू, मैंने तुम्हें बुलाया था। तुमने अपने भांजे के रिश्ते का कहा था, बस वही जानना चाह रही थी कि क्या बात हुई तुम्हारी बहन से। मंजू जी ने सालू जी से पूछा। बहन मंजू, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुमसे अपने भांजे के लिए बात की थी मगर बात पूरी नहीं कर पा रही थी सालू जी। मंजू जी ने कहा, तुम बेफिक्र होकर के कहो सालू क्या बात है। जब मेरी बहन से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि नीलेश ने अपने लिए अमेरिका में लड़की देख रखी है और वह उसी से शादी करना चाहता है। दोनों साथ ही पढ़ते थे और दोनों के बीच शायद कोई प्यार व्यार का चक्कर हो गया। बस नीलेश ने कह दिया कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। इस बात के लिए हालांकि मेरी बहन भी तैयार नहीं है, किसी अंग्रेज को वह अपने घर की बहू कैसे बना सकती है। मगर नीलेश की जिद के आगे हार मान ली उसने भी। सालू जी ने बहुत शर्मिंदगी से बताया, कोई बात नहीं सालू, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो रिश्ते की बात है। जिस घर में बेरी का पेड़ होता है वहाँ 10 पत्थर आते ही हैं और जाते ही हैं। मंजू जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम कोई दूसरा रिश्ता देखना अपनी ज्योति के लिए। मंजू जी ने कहा तो सालू जी कहने लगी, तुम सागर एडवोकेट को पहचानती हो? वो यहाँ से दूसरी गली में रहते हैं। हाँ हाँ, वही शंकर जी जिनका बेटा अभय भी एडवोकेट है। रमा जी की बात कर रही हो ना तुम? मंजू जी ने पहचानते हुए कहा। हाँ हाँ, वही शंकर जी, उनका बेटे अभय के लिए ही मुझसे रमा जी ने कहा है कोई लड़की बताना। अगर तुम कहो तो मैं उनसे ज्योति की बात करूं। ठीक है, करके देख लेना, अगर वो लोग आना चाहें तो ले आना, मंजू जी ने कहा। तभी ज्योति हाथ में चाय की ट्रे लेकर के आई। बेटी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं अभी अभी घर से चाय पी करके ही निकली थी। सालू जी ने कहा तो मंजू जी इसरार करने लगी, एक बार और चलेगी, कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ी ठंड है। अब सुजाता के कान तक यह बात पहुंची कि मंजू जी ज्योति के लिए रिश्ता देख रही हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसके दिमाग में टेंशन सी होने लगी, जिसकी वजह
थी कि फ्री की नौकरानी घर से चली जाएगी तो काम कौन करेगा, सारा काम उसी पर आ पड़ेगा। भाभी सहित भाभी की 5 बहनें थी, नायरा, नताशा, अनाया, सनाया और 5वीं भाभी खुद। पांचों की शादियां हो चुकी थी। इन 5 बहनों का एक ही भाई था, जीत। बाकी 4 बहनें भी ज्ञान में एक नंबर थी। भाभी सुजाता को माँ और चारों बहनें मिल करके जब भी आती थी ज्ञान दे करके ही जाती थी। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, बल्कि घर गृहस्थी का ज्ञान, भाई को पूरी तरह कब्जे में रखने का ज्ञान, ज्योति, दीप्ति और माया जी के लिए ज्ञान। चारों बहनें भी यही एक ही शहर में ब्याही गई थी, इसलिए जब दिल होता आ जाती थी। और भाभी का भी जब मन होता भैया को कह करके चारों बहनों में से किसी के घर चली जाती थी, या कभी अपनी माँ के घर चली जाती। जीत भी भाभी से मिलने आता रहता था। भाभी आज शॉपिंग पर गई थी, उन्हें पिंटू के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। भाभी अकेले ही ड्राइवर के साथ गाड़ी में गई थी। उन्होंने ज्योति को, दीप्ति का ये मंजू जी को किसी को भी साथ लेना उचित नहीं समझा था। वह जब भी मार्केट जाती थी वैसे अकेले ही जाती थी, या अपनी चारों बहनों में से किसी को बुला लेती थी मार्केट जाने के लिए। भाभी जब लौट करके आई तो भैया आ चुके थे। भैया ने उन्हें देख करके पूछा और कहा, क्या क्या खरीद लाई हो। भाभी बैठ करके उन्हें पैकेट खोल खोल करके दिखाने लगी। 4-5 ड्रेस पिंटू के थे और 2 ड्रेस भाभी खुद के लिए लाई थी। भैया ने जब भाभी की ड्रेस देखी तो भाभी से कहा, ज्योति और दीप्ति को भी साथ ले जाते, उन्हें भी कुछ कपड़े दिला लाती। भाभी तुनक करके बोली, तुम्हारा तो बस यही है, जहाँ मेरी कोई चीज देखी नहीं तो तुम्हें ज्योति और दीप्ति याद आ जाती हैं। अगर कहो तो मैं भी ना लाया करूं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सुजाता, तुम गलत मत लो। चलो ठीक है, तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। अब मुझे जल्दी से ये ड्रेस पहन के दिखाओ। सुजाता के बुरा मानने पर तुरंत ही विराट ने बात को संभाल लिया। और ये सब सुन रही मंजू जी और ज्योति के मन को बहुत ठेस लगी, पर इस बात की परवाह किसी को नहीं थी। भाभी की सबसे छोटी बहन सनाया, जिसकी अभी 2 माह पहले ही शादी हुई थी, उनकी मम्मी के साथ भाभी से मिलने आई थी। भाभी उन्हें अपने कमरे में ले गई और ज्योति को ताकीद की कि चाय नाश्ता लेकर के कमरे में आ जाए। भाभी की वैसे हमेशा की ही आदत थी कि उनके घर में कोई भी आता तो वो उन्हें सीधा अपने कमरे में ही ले जाती थी। भाभी ने अपनी मम्मी से बड़े ही धीरे स्वर में कहा, महारानी जी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, बड़ी जल्दी है इसकी शादी की उस बुढ़िया को। हाँ तो हो जाने देना दीदी, अच्छा ही तो है, तेरा तो कांटा निकल जाएगा, सनाया ने कहा। अरे कहाँ कांटा निकल जाएगा, ये समझ मैं तो काम वाली बाई बन करके रह जाऊंगी, इसके जाने से सारा काम ही मेरे सर पर आ जाएगा, सुजाता ने बड़ी रोनी सी शक्ल बना करके कहा। हाँ हाँ सही कह रही है तू, लीला जी ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके गर्दन हिला करके कहा। तू कुछ ऐसा कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उन्होंने बेटी को ज्ञान देते हुए कहा। कुछ तो करना पड़ेगा, सुजाता ने नागिन की तरह बल खा करके कहा। संडे के दिन सालू आंटी, शंकर जी, रामा जी और अभय के साथ मंजू जी घर पहुंच गई। उन्होंने अपने आने की सूचना मंजू जी को पहले ही दे दी थी। मंजू जी ने खाने पीने का सारा इंतजाम करवा लिया था। ज्योति से कुछ रेडीमेड नाश्ता बाहर से भी मंगवा लिया था। आज संडे होने की वजह से भैया भी घर पर ही थे। सब लोग हाल में एक साथ बैठे थे और ज्योति किचन में लगी थी। आज मंजू जी ने उसे अच्छे से तैयार होने के लिए बोला था, इसलिए आज ज्योति ने पिंक कलर की कुर्ती और व्हाइट पिंक फ्लावर वाला प्लाजो पहना था। उस पर व्हाइट और पिंक सेट का दुपट्टा डाले, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, माथे पर पिंक बिंदी लगाए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभय की उम्र ज्योति से कुछ ज्यादा थी, आगे से थोड़े बाल भी कम थे, दिखने में बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा था। अब ज्योति नाश्ता लेकर के हाल में गई। हाल में भैया, भाभी, मंजू जी, दीप्ति के अलावा सालू आंटी, शंकर जी, रमा जी और अभय भी बैठा था। सालू आंटी ने ज्योति को अपने पास ही बैठा लिया।
यह है हमारी ज्योति, सूघड़, समझदार और काम में तो बिल्कुल नंबर 1 समझो। हमारी ज्योति घर का हर काम जानती है, अच्छे अच्छे पकवान भी बनाना जानती है। सालू जी ने ज्योति की तारीफ करते हुए कहा। अच्छा बेटा, और पढ़ाई कहाँ तक की है? शंकर जी ने डायरेक्ट ज्योति से पूछा तो ज्योति घबरा गई। उसकी जगह दीप्ति ने जवाब दिया, हमारी दीदी 12th तक पढ़ी हुई हैं। अच्छा, कॉलेज क्यों नहीं गई? रमा जी ने पूछा। वह रमा जी, हमारी कुछ मजबूरियां थी। ज्योति के पिताजी नहीं रहे तो फिर उसके बाद बात अधूरी छोड़ दी मंजू जी ने। जी जी, मैं समझ गई, रमा जी ने कहा। अभय, तुम्हें भी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, सालू आंटी ने अभय से कहा। जी जी, जी अभय को कुछ नहीं सूझ रहा था। तब सालू जी बोले, अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों बाहर थोड़ा लॉन में चले जाओ, यहाँ सबके सामने तुम्हें शर्म आ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बेटी, मंजू जी ने ज्योति से कहा। शंकर जी और रमा जी ने भी अभय को कहा, जाओ बेटा। सबकी सहमति से दोनों लान में आ गए। देखो, मैं एडवोकेट हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा। मैं अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहता था, मगर तुम्हें देख करके लगता है कि तुम 12th पढ़ने के बाद भी काफी समझदार हो, अभय ने कहा। जी, अगर आपको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप ना करते हैं तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ज्योति ने अभय की बात का जवाब देते हुए कहा। देखिए, मैं समझता हूँ कि संस्कार भी कुछ चीज है जो केवल पढ़ने लिखने से नहीं आते। एक पढ़ा लिखा इंसान भी असभ्य हो सकता है, असंस्कारी हो सकता है। मैं अपनी होने वाली पत्नी में पढ़ाई लिखाई के साथ सभ्यता, संस्कार भी देखना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं बहुत ज्यादा सोच समझ करके ही कुछ फैसला करूँगा, अभय ने कहा। और फिर ज्योति से पूछा, वैसे आपकी हॉबीज क्या है? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और दूसरों की हेल्प करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसके अलावा स्विमिंग भी बहुत पसंद है, ज्योति ने कहा। तो अभय ने खुश हो करके कहा, वाह, यह तो बहुत बढ़िया पसंद है आपकी। और आप किस तरह का पहनावा पसंद करती हैं? आपको स्कर्ट वगैरह, शर्ट, फ्रॉक वगैरह, या जीन्स वगैरह, या फिर जो दूसरी लड़कियां पहनती हैं वह सब पसंद है? जी नहीं, मुझे इन सब पहनावे का कोई शौक नहीं है, ना ही मेरे घर पर इन सब पहनावों की इजाजत है। मैं एक साधारण लड़की हूँ और सादा जिंदगी जीती हूँ। ज्योति को लगा था कि अभय यह सवाल इसलिए पूछ रहा है कि उसे शायद ये सब पसंद होगा। इतना बड़ा एडवोकेट है तो हो सकता है कि वह अपनी पत्नी में यह सब पसंद करे। क्या आप सिर्फ जो आपने अभी जो ड्रेस पहनी है वह पहनती हैं या और भी कुछ पहनना पसंद करती हैं? अभय ने फिर से पूछा। नहीं, मैं इसके अलावा सलवार कुर्ती, लेगीज कुर्ती पहन लेती हूँ, ज्योति ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप साड़ी नहीं पहनती हैं? अभय ने फिर पूछा। जी, माँ पहनने नहीं देती हैं, बोलती हैं कि शादी के बाद पहनना। और मेकअप करना तो आपको पसंद होगा, जिस तरह सारी लड़कियों को पसंद होता है, अभय ने पूछा। मेकअप मुझे पसंद है, लेकिन बिल्कुल लाइट मेकअप, जिससे बनी बनाई सूरत बनी बनाई ही लगे, बिगड़ी हुई ना दिखे। ज्योति के इस जवाब से अभय हंसने लगा। और खाने में क्या क्या पसंद करती हैं आप? क्या क्या बना लेती हैं आप? अभय ने पूछा। मुझे खाने में भी सिंपल खाना ही पसंद है, मैं ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाले खाने को पसंद नहीं करती। और रही बात बनाने की, तो मुझे सब कुछ बनाना आता है। मैं तरह तरह के स्नैक्स बनाती रहती हूँ और नई नई डिशेज भी ट्राई करती रहती हूँ, ज्योति ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तो अभय उसका कायल हो गया। अभय आज की मुलाकात में ही सब कुछ जान लेना चाहता था और ज्योति को अच्छे से परख लेना चाहता था। वह चाहता था कि ज्योति जैसी लड़की को वह रिजेक्ट नहीं करे। ज्योति देखने में भी अच्छी थी और लगता था कि संस्कारी भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसका पहनावा, उसका रहन सहन भी सादा था। ज्योति के परिवार वाले भी अभय को अच्छे ही लगे थे। अच्छा ज्योति जी, आप भी कुछ पूछिए ना, अभय ने ज्योति से कहा। देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि मुझे अपने जीवन साथी के रूप में ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरी भावनाओं को समझे, जो मुझे सम्मान दे, जो मेरे दुख तकलीफ में मेरे साथ खड़ा हो, मेरे साथ साथ मेरे परिवार की भी इज्जत करे, मुझ पर भरोसा करे। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ऐसा पति चाहती हैं
तो आप पत्नी भी ऐसे ही बन सकती हैं। अभय ने ज्योति की बात सुन करके उससे सवाल किया। जी बिल्कुल, अगर मैं अपने पति के रूप में ऐसा इंसान चाहती हूँ तो मैं भी उसे इसी तरह पत्नी बन करके बताऊंगी। वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता इसी बात पर निर्भर करता है कि वह दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे से प्यार करें। मैं यह भी नहीं चाहूंगी कि मेरा होने वाला पति किसी और की बात सुन करके ही भरोसा कर ले, मुझसे पूछे बगैर उस बात पर यकीन कर ले। मैं चाहूंगी कि अगर कोई बात उसे किसी तरह की मिले तो वह पहले मुझसे आकर के तस्दीक करे कि क्या वह बात सच है। उसके बाद ही वह उस बात पर फैसला करे, ना कि मुझसे पूछे बगैर, सच जाने बगैर वह अपना फैसला सुना दे। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। अभय ने दिल ही दिल में ज्योति की प्रशंसा की। और आपके कोई दोस्त वगैरह तो होंगे ही, स्कूल में पढ़ी हैं तो आपकी लड़कों से दोस्ती भी तो रही होगी। अभय ने सवाल किया तो ज्योति धीरे से मुस्कुराई और फिर कहा कि हमारे घर का माहौल अलग है, हमें लड़कों से दोस्ती करने की या उन्हें घर बुलाने की इजाजत नहीं है। अगर मेरे पिताजी नहीं हैं तो भैया हैं। मेरे भैया ने हमें इस बात की इजाजत नहीं दी है और हमारे भैया की आज्ञा हमारे लिए हमारे पिताजी के समान ही है। चलें, हमें बात करते हुए काफी देर हो गई है, ज्योति ने कहा। तो फिर दोनों उठ करके अंदर हाल में आ गए। अभय ने अंदर आ करके अपने पापा को अंगूठे के इशारे से डन का इशारा किया और आंखों ही आंखों में रमा जी को भी अपनी से सहमति दे दी। शंकर जी और रमा जी ने मंजू जी को फौरन अपना फैसला भी बता दिया कि हमारे अभय को ज्योति पसंद है। हम लोगों की तरफ से ज्योति का रिश्ता स्वीकार है। अब आप लोग भी सोच करके जवाब दे दीजिएगा। वो लोग यह कह करके चले गए और घर में अब ज्योति और अभय के रिश्ते की बात होने लगी कि क्या सही है। मंजू जी को तो यह रिश्ता पसंद आया था। शंकर जी और रमा जी भी अच्छे लगे थे। अभय का व्यवहार भी मंजू जी को अच्छा ही लगा था। ज्योति के भैया विराट का भी यही कहना था कि अच्छे लोग हैं, एक बार जा करके उनके घर आ जाते हैं, फिर हमारी तरफ से भी हम हाँ ही कर देते हैं। सुजाता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि लड़के की उम्र भी थोड़ी ज्यादा है, आगे से बाल भी कम दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी ज्योति कहाँ और वह अभय कहाँ। ऐसा सुजाता सिर्फ रिश्ते को टालने के लिए कह रही थी। सुजाता, विराट, मंजू जी और दीप्ति अभय के घर आए थे। सुजाता के कहने पर कि उसे अभय पसंद नहीं है, उम्र ज्यादा है, बाल भी आगे से उड़े हुए हैं के बावजूद विराट ने कहा था कि एक बार घर बार और देख लेते हैं, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं। अभय की उम्र ज्योति से 7-8 साल ही ज्यादा होगी, इतना तो चलता है। विराट के कहने पर सुजाता चुप हो गई थी और आज सभी अभय के घर आए थे। अभय के घर में साजो सामान की बहुत ही कम चीजें उपलब्ध थी, जबकि दोनों बाप बेटे ही एडवोकेट थे। घर अच्छा बना था मगर फिर भी मंजू जी के घर जितना बड़ा नहीं था। जब नाश्ते वगैरह का दौर चला तब भी नाश्ते में कम ही चीजें मौजूद थी। ये सब बातें सुजाता बारीकी से नोट कर रही थी। अभय इकलौता लड़का था, दो कमाने वाले थे, फिर भी घर में वो बात नहीं थी। घर आते ही सुजाता सारी बातें गिनवाने लगी। उसका कहना था कि ये तो एडवोकेट हो करके भी कमाई कम है या वो लोग कंजूस हैं। सुजाता की ये सब बातें सुन करके मंजू जी और विराट भी चुप हो गए और जब महीने भर बाद भी शंकर जी और रमा जी को मंजू जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अभय का रिश्ता कहीं और ढूंढ लिया। हालांकि इस बात से अभय को फर्क पड़ा था क्योंकि उसे ज्योति पसंद थी, मगर किस्मत का खेल समझ करके वो भी कुछ नहीं बोला और अपने लिए दूसरी लड़की देखने चला गया। जब ये बात सालू जी ने मंजू जी को बताई तो मंजू जी को भी थोड़ा अफसोस हुआ। सालू जी ने मंजू जी से कहा, अच्छा रिश्ता था, तुमने पता नहीं क्यों जवाब नहीं दिया। क्या करें, सुजाता को पसंद ही नहीं आया था। अब उसकी भी तो बात रखनी पड़ेगी ना, वो भी तो बहू है इस घर की, ज्योति की भाभी है।
कोई बात नहीं बहन, किस्मत की बात है। मंजू जी ने खुद के दिल को किस्मत के नाम से दिलासा दिया। माँ को परेशान देख करके विराट ने भी समझाया, कोई बात नहीं माँ, हम हमारी ज्योति के लिए और भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। माँ आप परेशान ना हो, जब शादी होना होगी तो हो जाएगी। ज्योति ने भी मंजू जी को समझाया था। अरे महेश तुम, ज्योति ने महेश को अपने घर देख करके हैरत से कहा। अंदर नहीं बुलाओगी? महेश के कहने पर ज्योति ने झेंपते हुए कहा, हाँ हाँ आओ ना, आओ महेश। महेश अंदर आ गया। ज्योति ने झट से मंजू जी को आवाज दी, माँ माँ देखो कौन आया है। मंजू जी व्हील चेयर पर बैठ करके हाल में आई। माँ ये महेश है, उस दिन मुझे मिले थे ना, जिसके बारे में भैया बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा याद आया, बैठो बेटा। मंजू जी ने बैठने का इशारा किया। नमस्ते आंटी कह करके महेश सोफे पर बैठ गया। दीप्ति जल्दी से पानी का ग्लास ले आई। महेश ने पानी पिया। और दीप्ति कैसी हो? महेश ने दीप्ति से पूछा। दीप्ति से उस दिन महेश मिल चुका था। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? दीप्ति ने जवाब दे करके सवाल किया। मैं भी अच्छा हूँ, आज उसी रोड से फिर निकला हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। बहुत अच्छा किया बेटा, आज आया करो, इसे अपना ही घर समझो, मंजू जी ने प्रेम से कहा। आवाज सुन करके सुजाता भी अपने कमरे से बाहर निकल करके आ गई थी। भाभी ये महेश है, उस दिन भैया जिनकी बात कर रहे थे वही, और महेश ये मेरी भाभी हैं। महेश ने नमस्ते किया। भैया बता रहे थे कि आपके भाई उमेश उनके दोस्त हैं, ज्योति ने कहा। अच्छा नाइस, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वैसे क्या नाम है तुम्हारे भैया का? विराट, ज्योति ने भैया का नाम बताया। ओह विराट भैया तुम्हारे भैया हैं? अरे वो तो भैया के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं जा करके कहूँगा उनसे। ज्योति ने चाय बनाई और थोड़े खाने पीने का इंतजाम किया महेश के लिए। भाभी ने महेश से ना ही आगे बातचीत की और ना ही बैठी, और ना ही उन्होंने यह किया कि कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम ही कर देती। वह वापस अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद महेश भी चला गया। भाभी तैयार हो करके बाहर निकली। मंजू जी ने पूछा, क्या बात है सुजाता, कहीं जा रही हो क्या? मंजू जी का इतना पूछना था कि सुजाता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्या कहीं जा भी नहीं सकती हूँ? क्या मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? आप लोग दिन भर जहाँ चाहें आते जाते रहें, और मैं अगर कहीं जाने के लिए तैयार हो जाऊं तो पूछ पूछ करके जान खा लेते हैं। सुजाता ने बेहद गुस्से में बोला। नहीं भाभी, माँ के कहने का मतलब यह नहीं था। ज्योति ने जैसे ही भाभी को समझाना चाहा, भाभी तेज आवाज में ज्योति को कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो माँ की चमची, चाय से ज्यादा हमेशा केतली गर्म हो जाती है। भाभी ने मुंह बना करके कहा। सुजाता अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा हमने, तुम तो बेवजह बात का बतंगड़ बना डालती हो। मंजू जी ने कहा तो सुजाता जैसे आग बबूला हो गई। हाँ हाँ, मैं बात का बतंगड़ बना डालती हूँ, और तुम लोग बहुत सती सावित्री हो। मेरा है ही कौन जो मेरी तरफ बोलेगा? यहाँ तो यह आलम है कि अगर माँ को बोलो तो बेटी आ जाती है बीच में बोलने, और अगर बेटी को कुछ बोलो तो माँ आ जाती है पक्ष लेने। यह कह करके सुजाता जोर जोर से रोने लगी और फिर अपने कमरे में चली गई। विराट के आने का टाइम था, इसलिए ज्योति को चिंता होने लगी थी। विराट भैया आते ही होंगे। इस तरह अगर भाभी को रोता हुआ देखेंगे तो फिर कोई घर में कलह होगी। कुछ देर बाद विराट धन धन करता हुआ मंजू जी के कमरे में आया। माँ यह सब क्या है? क्यों तुमने सुजाता का चैन सुख छीन लिया है? मेरी गैर मौजूदगी में तुम और ज्योति दोनों मिल करके सुजाता को परेशान करती रहती हो। नहीं विराट, ऐसा नहीं है, तुम हकीकत नहीं जानते हो। तुम्हें हकीकत जाने बिना हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। पहले कम से कम हमसे पूछना तो चाहिए कि हुआ क्या था। तुम केवल पत्नी की बात सुन करके हमें बोलने आ जाते हो। माँ आप तो बिल्कुल चुप ही रहिए। मैं जानता हूँ कि क्या होता है इस घर में मेरी गैर मौजूदगी में, विराट ने कहा और फिर अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही तैयार हो करके कहीं जाने के लिए बाहर निकल गए। सुजाता या विराट दोनों में से किसी ने भी माँ या बहन को बताना जरूरी नहीं समझा।
इस बात से दुखी होकर के मंजू जी रोने लगी तो ज्योति और दीप्ति दोनों मंजू जी को समझाने लगी। तभी सालू जी भी आ गई। सालू जी ने जब मंजू जी को रोते हुए देखा तो मंजू जी से बोला, तुम रोती क्यों हो? तुम लोग भी उनकी परवाह करना बंद कर दो। जैसा सलूक वह तुम्हारे साथ कर रहे हैं ऐसा ही सलूक तुम भी उनके साथ करो, तभी अकल ठिकाने आएगी उन लोगों की। सालू जी सब कुछ जानती थी। विराट और सुजाता दोनों के ही व्यवहार का उन्हें मालूम था। क्या करूं सालू, वह मेरा बेटा है, मैं उसके साथ कैसे फेर कर सकती हूँ? वह चाहे जितना भी मेरे साथ कर ले, मैं माँ हूँ, मैं कैसे अपने आप को इस तरह कर सकती हूँ? मंजू जी ने रोते हुए कहा। मैं जानती हूँ मंजू बेटा चाहे कितना भी अपने साथ कर ले, लेकिन माँ का दिल नहीं होता है कि वो उसके साथ कुछ बुरा करे। लेकिन उसे सबक देने के लिए कह रही थी ताकि उसे कुछ सबक मिले कि मैं जब इस तरह का व्यवहार माँ के साथ करता हूँ तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी। मंजू जी सालू जी की इस बात पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप रोती रही। चलो छोड़ो यह सब रोना धोना, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई थी। सालू जी ने मंजू जी के आंसू पोंछते हुए कहा तो मंजू जी ने आश्चर्य से कहा, कैसी खुशखबरी? कल मेरी बेटी की सगाई है, आपको और ज्योति को जरूर आना है, सालू जी ने बताया। अच्छा, मोना की सगाई है, आ गया क्या कमलेश विदेश से? मंजू जी ने खुश हो करके पूछा तो सालू जी ने कहा, हाँ, 15 दिन पहले ही वह कनाडा से आया है। केवल 2 माह की छुट्टी पर आया है, इसलिए मीना जी चाहती हैं कि जल्दी से सगाई कर दें और फिर 2 महीने के अंदर ही शादी कर दें, क्योंकि कमलेश फिर 2 साल बाद ही वापस आ पाएगा। अच्छा, तो क्या मोना की शादी भी जल्दी ही है? मंजू जी ने पूछा। हाँ मंजू, अब क्या करूं, मीना जी मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। जल्दी जल्दी सारी तैयारियां पूरी करनी पड़ेंगी। क्या शादी के बाद मोना बेटी यहीं रहेगी या कमलेश के साथ कनाडा जाएगी? मंजू जी ने फिर पूछा। नहीं मंजू, कमलेश का कहना है कि 2 साल बाद वो हमेशा के लिए यहीं आ जाएगा। यहाँ आ करके वह स्क्रैप का बिजनेस करना चाहता है। वो लोग चाहते हैं कि 2 साल कमलेश अकेला ही कनाडा में रह करके आ जाए तो अच्छा कमा लेगा। अच्छा है सालू, बेटी यहीं रहेगी? हाँ वो तो है मंजू, मैं भी यही सोच रही थी। ज्योति ने खाना बनाया और वह तीनों बैठ करके भैया और भाभी के आने का इंतजार करते रहे कि वह दोनों आ जाएंगे तब साथ मिल करके खाना खाएंगे, लेकिन वह आए तो सीधे अपने कमरे में चले गए। ना ही उन लोगों ने उनसे कोई बात की और ना ही खाना खाया। दूसरे दिन मंजू जी और ज्योति का सगाई में जाना था, इसलिए दोनों जल्दी ही तैयार होने लगी। ज्योति ने थोड़ा बहुत ही घर का काम निपटाया था, बाकी उसने जाने के चक्कर में छोड़ दिया था। जब सुजाता यानी कि भाभी ने देखा कि दोनों माँ बेटियां तैयार हो रही हैं तो सुजाता ने पूछा कि कहाँ जा रही हैं दोनों? मंजू जी ने कहा कि सालू की बेटी मोना की आज सगाई है, वहीं जा रहे हैं। कब आई थी सालू आंटी सगाई का बोलने के लिए? सुजाता ने तुनक करके पूछा। जब तुम लोग कहीं गए थे तब आए थे, मंजू जी ने जवाब दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या मुझे नहीं बोला कि सगाई में मुझे भी आना है? सुजाता ने फिर कड़क करके पूछा। नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे और ज्योति को ही बोला था। सगाई जैसा काम है, बहु छोटा मोटा ही किया होगा, इसलिए हम दोनों माँ बेटियों को ही बोल दिया होगा। मंजू जी ने बहुत साधारण से बोला। हाँ हाँ, तुम्हारी ही तो रिश्तेदारी है उनसे, इसलिए सिर्फ तुम दोनों को ही बोला। हमारी कौन लगती हैं? वह हमसे बात ही कहाँ करती हैं। जब भी आती हैं तब जो हमें बोलेंगी। सुजाता जी ने बेहद गुस्से से कहा, क्योंकि उसको इस बात का ज्यादा गुस्सा था कि यह दोनों माँ बेटियां तैयार होकर के चली जाएंगी और बचा खुचा काम मेरे सुपुर्द आएगा। आवाजें सुन करके विराट भी उधर ही आ गया। कहने लगा कि क्या हो गया, क्यों इतनी जोर जोर से बोल रहे हो? देखो जी, सालू आंटी की बेटी की सगाई है और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, केवल माँ और ज्योति को बुलाया है और यह दोनों जाने के लिए तैयार भी हो गई हैं। इनको जरा भी यह एहसास नहीं हुआ कि जिस घर में हमारी बहू की इज्जत नहीं है, जिस घर में हमारी बहू को नहीं बुलाया गया, हम भी उस घर में नहीं जाएं।
थोड़ा सालू आंटी को एहसास तो होगा कि मैंने गलत किया है। अरे जिस घर में बहू की इज्जत ना हो, बहू का मान सम्मान ना हो, बहू को ना बुलाया जाए, उस घर में तो इन दोनों को पैर भी नहीं रखना चाहिए। अभी सोचो विराट के, अगर सालू आंटी ने सिर्फ मुझे बुलाया होता और इन दोनों को नहीं बुलाया होता तो क्या इन दोनों को अच्छा लगता कि मैं जाऊं और इनको ना बुलाया जाए वहां। सुजाता ने कुछ इस तरह से विराट के दिमाग को भरा कि विराट उसी की ही जबान बोलने लगा। हाँ माँ, सुजाता ठीक कह रही है। थोड़ा सालू आंटी को इस बात का एहसास ध्यान रखना था। अगर सुजाता को बुला लेती तो उनके घर में कौन सा खाना कम पड़ जाता। विराट ने कहा तो मंजू जी ने बड़े ही नर्म आवाज में जवाब दिया, विराट कोई शादी तो है नहीं जो घर में सबको बुलाया जाए। छोटी मोटी सगाई की होगी उन्होंने, इसलिए हम दोनों को बोल दिया। नहीं माँ, लेकिन जो गलत है वह गलत है। सगाई भी होगी तो कम से कम एक इंसान को बुलाने से क्या फर्क पड़ जाता। आप दोनों भी वहां नहीं जाएंगे। विराट ने ऐसे कहा जैसे हुक्म सुनाया हो। बेटा, लेकिन सालू आंटी को बुरा लगेगा अगर हम दोनों नहीं जाएंगे तो, मंजू जी ने कहा। उनके बुरा लगने की फिक्र है आपको, और जो घर में आपकी बहू बैठी है जिसके साथ सारी जिंदगी बिताना है, वह बुरा मान रही है तो इस बात की आपको फिक्र नहीं है, विराट ने गुस्से में कहा। बात को आगे बढ़ते हुए देख करके ज्योति ही बीच में आ गई और फिर से अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ कोई बात नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं सालू आंटी के यहाँ। जब कभी भी आपसे मिले तो उनसे इस बात का जिक्र जरूर करना कि आपने भाभी को क्यों नहीं बुलाया। मंजू जी ने बेबसी से अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर चुप हो गई। उन्हें पता था कि बात को आगे न बढ़ाने के लिए ज्योति ऐसा कह रही है। विराट तो वापिस चला गया, लेकिन मंजू जी और ज्योति जी चुपचाप सी हो गई थी। मंजू जी को बस इस बात की फिक्र थी कि सालू आंटी को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा अगर हम लोग नहीं गए तो, और अगर मैं उनसे कहूंगी कि आपने सुजाता को क्यों नहीं बोला कि आना, तो वह क्या सोचेंगी कि मेरी जैसी सगाई की हैसियत थी मैंने की और जिसको बुलाना था बुलाया। अब देखो यह कैसी बात है। हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से हर काम करता है और अपनी मर्जी से ही जिसको बुलाना चाहता है वह बुलाता है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम यह सोचें कि हमें नहीं बुलाया या हमें नहीं बोला आने को। अगर अभी मैं तेरी सगाई करती तो क्या मैं उनके सारे घर वालों को बुलाती। सगाई जैसे छोटे मोटे काम में तो इंसान कम लोगों को ही बुलाता है। हाँ, अगर शादी होती और सुजाता यह सब कहती तो मैं जरूर इस बात पर गौर करती। कोई बात नहीं माँ, आप टेंशन मत करो। जब कभी भी आंटी आपसे मिले तो आप उनसे सारी बातें कह देना। आंटी समझदार हैं, हम लोगों की हर बात समझती हैं, वह इस बात को भी जरूर समझेंगी। ज्योति ने माँ को दिलासा दिया। मन ही मन सुजाता बहुत खुश थी कि उसने इन दोनों माँ बेटी को भी नहीं जाने दिया। 1:30 बजे तक जब सालू जी ने देखा कि दोनों अभी तक नहीं आई हैं, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को भेजा मंजू जी और ज्योति को बुलाने के लिए। रवि जब मंजू जी के घर आया और कहा कि आप दोनों को मम्मी बुला रही हैं, आप दोनों अभी तक क्यों नहीं आई हैं, तब मंजू जी ने बहाना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लेकर के हॉस्पिटल जाना है, इसलिए ज्योति भी नहीं आ पाएगी। ज्योति मुझे लेकर के हॉस्पिटल जाएगी। तुम मम्मी से कहना कि इस बात के लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं तुम्हारी बेटी की सगाई में नहीं आ पाई। रवि ने जा करके सालू जी की यह बात बोल दिया, लेकिन सालू जी का दिल मानने को तैयार नहीं था कि मंजू जी की तबीयत खराब हुई होगी या ज्योति को उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। जरूर बात कोई और ही है, लेकिन घर में मेहमानों के होने की वजह से और बहुत ज्यादा काम होने की वजह से वह खुद मंजू जी के पास नहीं आ पाई। दीदी, दीदी कहाँ हो? सुजाता का भाई जीत घर में सुजाता को आवाज लगाते हुए अंदर आया। सुजाता झट से अपने कमरे से बाहर निकली और भाई को देख करके खुश होते हुए, अरे जीत, आज इधर कैसे आ गए? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या बात है? इतने दिन से तुम्हें बहन की याद नहीं आई? सुजाता ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले तो जीत मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आजकल थोड़ा बिजी रहता हूँ।
अच्छा क्या काम लग गया है तेरा? सुजाता ने पूछा। हाँ, एक जगह दुकान पर गाड़ियों का काम मिला है, जीत ने बताया। तो सुजाता ने फिर कहा, गाड़ियों का कैसा काम? यही गाड़ियां सुधारना, उन्हें ठीक करना, कलर वगैरह करना, ऐसे ही सारी गाड़ियों का काम है, जीत ने कहा। तो सुजाता ने कहा, चल वहाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ तो काम मिला, आगे चल करके कोई और अच्छा काम मिल ही जाएगा। सुजाता का एक ही भाई था, वह भी अभी तक ढंग से कमा नहीं रहा था, इसलिए उसे कोई काम मिलता ही नहीं था, और जो काम उसे मिलता था वह उसे जचता नहीं था। बहुत ज्यादा रईसी ठाठ थे उसके इकलौता होने की वजह से। बाप बेचारा कुछ सालों तक बाहर रह करके कमा करके लाया था, और माँ भी आंगनबाड़ी संभालती थी, उसी से उन लोगों का गुजर बसर हो रहा था, और बहनों की शादी भी बस किसी तरह से कर दी थी। भाभी खुद भी ज्यादा दहेज ले करके घर में नहीं आई थी। शुरू शुरू में तो भाभी सब लोगों की तरह अच्छी थी, और उन्हें यह भी लगता था कि यह लोग हमसे ज्यादा बेहतर हैं, मगर बाद में जैसे जैसे विराट भैया भाभी की गिरफ्त में आते गए, भाभी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अक्सर हर घर में यही होता है कि जब तक बेटा माँ और बहनों का पक्ष लेता रहता है, पत्नी चुप रहती है, सब सहती रहती है, और पति को भड़काने वाला काम भी नहीं कर पाती। लेकिन जब पति धीरे धीरे पत्नी के कब्जे में होने लगता है, पत्नी की जुबान बोलने लगता है, तो पत्नी को सह मिल जाती है। वह फिर धीरे धीरे अपने पति के दिमाग में अपने ही घर वालों के खिलाफ बातें भरना शुरू कर देती है, और पति भी यही करता है कि अपनी पत्नी की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। भाभी ने ज्योति को आवाज लगाई, ज्योति ज्योति, जीत आया है, थोड़ा नाश्ता बना दो, और चाय भी बना देना साथ में। सुजाता ने कहा। तो जीत ने फौरन ही कहा, नहीं दीदी, खाने का टाइम है, मैं तो खाना खाऊंगा। अच्छा ज्योति सुनो, खाना लगा दो, जीत खाना खाएगा। ज्योति किचन में आई तो पीछे पीछे सुजाता भी उसके साथ साथ किचन में आई, और देखने लगी कि ज्योति ने क्या बनाया है। जब उसने देखा कि ज्योति ने तो दाल बनाई है और साथ में आलू फ्राई किए हैं, तो उसने ज्योति से कहा, फ्रिज में पनीर रखा है, जल्दी से जीत के लिए पनीर बना दो, और हाँ, मीठे में भी कुछ बना लेना, जीत को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत है। ज्योति को हुक्म दे करके सुजाता वापस अपने भाई के पास जा करके बैठ गई और बातें करने लगी। ज्योति ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी बनाई और मीठे में हलवा बना लिया। हलवा मंजू जी को भी बहुत पसंद था, और दीप्ति को भी, इसलिए ज्योति हलवा ले करके पहले मंजू जी और दीप्ति को भी दे आई। फिर उसने जीत के लिए टेबल पर खाना लगाया, और भाभी को और जीत को आवाज दी, आ करके खाना खा लो। दोनों टेबल पर आकर के बैठ गए, लेकिन दोनों भाई बहनों में से किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि ज्योति तुम भी खा लो, या माँ और दीप्ति को बुला लाओ। खाना खा करके उठे और जीत ने जाने की तैयारी कर ली। जीत जाने लगा तो ज्योति ने भी फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहा कि आना जीत। जीत ने बड़े ही घमंड में बोला, मेरी बहन का घर है, 10 बार आऊंगा। यह बात ज्योति को, दीप्ति को और मंजू जी को अच्छी नहीं लगी। कैसे उसने जवाब दिया, क्या घर सिर्फ उसकी बहन का ही है? क्या घर में सिर्फ उसकी बहन का ही हक है? लेकिन वो लोग चुप ही रहे, क्योंकि सुजाता के घर वालों को भी कुछ बोलने का मतलब था घर में लड़ाई झगड़े होना। शाम हो गई थी, सालू जी के घर में सारे मेहमान जा चुके थे। बेटी की सगाई भी अच्छी तरीके से हो गई थी। अब उन्हें मंजू जी की फिक्र सता रही थी, आखिर मंजू जी क्यों नहीं आई। इसलिए वह घर से बोल करके निकली कि मैं मंजू जी की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा उनसे मिल करके आती हूँ। आखिर क्या वजह है कि वह मेरी बेटी की सगाई में नहीं आई, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था कि वह मेरे किसी काम में ना आए। सालू जी मंजू जी के घर पहुंची तो मंजू जी उन्हें देख करके थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई। आओ सालू आओ, यह कह करके मंजू जी उन्हें अंदर ले आई। जब सुजाता ने देखा कि सालू आंटी आई हैं, तो वह भी उन्हीं के पास आ करके बैठ गई कि आज अच्छी सुनाएगी इन्हें भी। सालू जी ने मंजू जी से पूछा कि तुम सगाई में क्यों नहीं आई? तो मंजू जी ने दिखाने के लिए मुंह बनाते हुए कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है सालू, मुझे बुखार हो रहा था और सर भी दर्द कर रहा था। इस पर झट से सुजाता ने कहा, सच बात क्यों नहीं करती हो माँ?
मंजू जी ने घबरा करके सुजाता की तरफ देखा और आंखों से उसे चुप रहने का इशारा किया। पर सुजाता तो ठान करके बैठी थी कि आज सालू जी को भी अच्छी सुनाएगी। क्या हुआ था तुम ही बता दो, सालू जी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें सुजाता की आदत मालूम थी कि बात का बतंगड़ बनाती थी। बात ये थी आंटी कि आपने इन दोनों को सगाई में बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया था। मैं पूछ सकती हूँ इसका कारण क्या था? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया था? सुजाता ने कहा तो सालू जी कहने लगी, बहू इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरे घर शादी नहीं थी, सगाई थी। मैंने छोटा सा फंक्शन किया था जिसमें लिमिटेड लोगों को ही बुलाया था, इसलिए मैंने मंजू और ज्योति को बोल दिया था आने के लिए। तो क्या इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है जो आपने मुझे बोलना उचित नहीं समझा? सुजाता ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है, तुम तो इस घर की मेन हो, लेकिन थोड़ा सा बात को समझो कि मैंने लिमिटेड लोगों को ही बुलाया था, तो बस इसलिए। अच्छा तो माँ को छोड़ देती, मुझे और ज्योति को बुला लेती, या ज्योति को छोड़ देती माँ और मुझे बोल देती, मगर आप ऐसा क्यों करेंगी? आप तो मुझे कुछ समझती ही कहाँ हैं। जब भी आप यहाँ आती हैं तो मुझसे बात तक नहीं करती हैं आप। बहू चुप हो जाओ, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ, बात का इतना बतंगड़ ना बनाओ, मंजू जी ने कहा। हाँ हाँ चुप हो जाऊं, क्योंकि मैं गलत हूँ, और जो गलती करता है वह तो आपकी नजरों में हमेशा सही होता है, सुजाता ने भड़कते हुए कहा। तभी ज्योति भाभी के पीछे खड़ी होकर के सालू जी के हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, आंटी प्लीज अब कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। हमारी भाभी जी घर में सब कुछ है, इसलिए कभी भी आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो तो चाहे हमें ना बुलाना, लेकिन भाभी को जरूर बुलाना। वह पीछे से हाथ जोड़ रही थी और सालू आंटी से माफी मांगते हुए उन्हें इशारा कर रही थी कि प्लीज अभी कुछ मत कहो, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सालू जी भी उसके इशारों को समझ गई थी, वो चुप हो गई। और फिर मंजू जी और ज्योति की वजह से नर्म हो करके कहने लगी, अच्छा बहू माफ कर दो, पहली गलती थी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब सबसे पहले तुम्हें याद रखूंगी। हाँ करते हुए सुजाता उठ करके अपने कमरे में चली गई। मंजू यह क्या है, कैसी बहू है तुम्हारी, कितनी जबान चलाती है। जब उसने आज मुझे नहीं छोड़ा तो तुम लोगों के साथ कितनी बदतमीजी करती होगी, सालू जी ने सुजाता के जाने के बाद मंजू जी से कहा। क्या करूं बहन, मेरी तो बहुत मजबूरी है, अगर इसके पिता जिंदा होते तो शायद यह सब नहीं होता, और अगर मैं इस हालत में नहीं होती तो मैं भी शायद यह सब कुछ नहीं होने देती, लेकिन मैं तो पूरी तरीके से मजबूर हूँ। मैं तो खुद बेसहारा हूँ, मुझे तो खुद इनके सहारों की जरूरत है, मैं क्या करूँ। यह कह करके मंजू जी रोने लगी। सालू जी कहने लगी, तुम चुप हो जाओ मंजू, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, इतनी सी बात में देखो उसने कितना बतंगड़ बना दिया। मंजू जी कहने लगी, विराट के सामने भी उसने इसी तरह बतंगड़ बनाया था बात का, इसलिए मैं नहीं आ पाई और ना ही मैंने ज्योति को भेजा। यह तो मुझे एहसास हो ही गया था कि जरूर कोई बात है, वरना मेरे घर कुछ काम हो और मंजू ना आए यह तो हो ही नहीं सकता था, और इसलिए मैं मेहमानों के जाने के बाद ही तुमसे मिलने आ गई, सालू जी ने कहा। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।